प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम देखेंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इससे पहले आपने देखा है कि किस प्रकार फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने समाजशास्त्र के बारे में क्या क्या कहा और समाजशास्त्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, और उनकी परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया था जो आपने पिछले वीडियो में देखी थी। आज देखते हैं कि भारतवर्ष में समाजशास्त्र किस प्रकार से पनपा और समाजशास्त्र का जन्म विधिवत रूप से और औपचारिक रूप से होने से पूर्व प्राचीन भारतीय समाज में सोशियोलॉजी से संबंधित क्या क्या सामग्री हमें देखने को मिलती है अध्ययन की दृष्टि से। और विधिवत रूप से समाजशास्त्र की स्थापना होने से पूर्व समाजशास्त्र से संबंधित जो ज्ञान था वो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से उपलब्ध था और हम उससे किस प्रकार से लाभान्वित हुए। इसको 2 पार्ट में देखते हैं। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। भारतवर्ष में सामाजिक अध्ययन का व्यवस्थित इतिहास कम से कम 4000 वर्ष पुराना है। जब वैदिक काल में ही सामाजिक जीवन और मानवीय संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन करके व्यापक व्यवस्थाओं का निर्माण कर लिया गया था। भारत में सामाजिक ज्ञान अपने चरम पर था और यूरोप का जो समाज था वो जंगली अवस्था में था, बारबेरियन स्टेज में था। इस कालखंड में व्यक्ति के व्यवहारों और सामाजिक संबंधों के रूप का निर्धारण नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ग्रामीण समाज में गणतंत्र व्यवस्था और विभिन्न वर्गों के अधिकारों आदि की भी एक व्यापक विवेचना करके समाज को संगठित बनाने की दिशा में बहुत कुछ कर लिया गया था। इस कालखंड में, वैदिक कालीन सभ्यता में, प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक परंपरा को अधिक स्पष्ट करने के लिए उपनिषद की रचना की गई थी। आध्यात्मिक दर्शन और पारलौकिकता को आधार मानकर व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। और समाजशास्त्रीय इतिहास का यह एक बौद्धिक काल था जिसमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य सुनिश्चित कर लिए गए थे। यानी प्राचीन भारत की सभ्यता को, खास करके वैदिक कालीन इतिहास को जब हम देखते हैं तो उसको स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। तभी भारत को विश्वगुरु की संज्ञा भी उस समय कुछ विद्वान देते थे। आज भी हम मानते हैं कि कभी भारत विश्वगुरु होता था। ईसा के लगभग 270 वर्ष पूर्व मौर्य युग में कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए थे, जिसका उल्लेख उनके विश्वविख्यात ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विख्यात है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। मनुस्मृति एक सुदृढ़ आधार है अर्थशास्त्र के अतिरिक्त, जिसके द्वारा भारतीय समाज के भावी स्वरूप का निर्धारण हुआ। तो इस कालखंड में क्या देखा हमने? वैदिक कालीन जो समाज था, सामाजिक व्यवस्था थी, प्राचीन परंपराएं थी,
मानवीय जीवन मूल्य थे, मानव जीवन के लक्ष्य थे, उसके बारे में विभिन्न विचार जो है ईसा पूर्व युग में विद्यमान थे। और एक उच्च कोटि का सामाजिक ज्ञान हम कह सकते हैं कि हमारे समक्ष था, वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में, स्मृति ग्रंथों के रूप में। और उसके अंदर ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। यद्यपि आज अधिकांश सामाजिक विचारक मनुस्मृति को एक प्रतिक्रियावादी और पक्षपातपूर्ण रचना मानते हैं, तो मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था कालांतर में, और मनुस्मृति को एक प्रतिक्रियावादी रचना मानते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको लेकर के प्रवृत्ति विचारकों में, विद्वानों में ने आपत्ति दर्ज कराई थी। किंतु समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते हमारा उद्देश्य किसी भी ग्रंथ के गुण दोष को अधिक ध्यान में न देख करके मात्र यह देखना होता है कि इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार देखने का प्रयास हुआ है। यानी कोई भी पुस्तक जो होती है वो संपूर्ण नहीं होती, आलोचनात्मक मूल्यांकन हर ग्रंथ का होता है। तो मनुस्मृति के बारे में भी हम एक एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में ये देखेंगे कि इसके अंदर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या क्या विचार प्रकट किए गए हैं मनु के द्वारा। समाजशास्त्रीय रूप से इस ग्रंथ में समाज, व्यक्ति, वर्ण, आश्रम, जाति, संस्कार, विवाह, परिवार, राज व्यवस्था, न्याय, धर्म आदि विषयों के ऊपर विस्तृत विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत और गीता में भी हमें प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। तो ये हमारा बेस था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार था, फाउंडेशंस थे। वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और भगवत गीता जैसा ग्रंथ, जिसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं हुई, आज भी उतनी ही ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा एक चिरस्मरणीय ग्रंथ माना जाता है भगवत गीता को। ये तो था प्राचीन भारत। आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास, दूसरा पार्ट इसका। भारत में आज जिन सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है उसका इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है। यूरोप में यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही मॉडर्न सोशियोलॉजी की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हो पाया था जो संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक आधार पर सिलसिलेवार अध्ययन करता हो। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट विकसित नहीं हो पाया। पश्चिम में समाजशास्त्र का विकास होने के साथ ही अनेक भारतीय विद्वानों का ध्यान भी समाजशास्त्र की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारत में संपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रमुखतः इंग्लैंड में प्रतिपादित सैद्धांतिक विचारधारा से ही प्रभावित रहे। इसको फिर से सुनिए। जो स्पेसिफिक विज्ञान के अभाव में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारतवर्ष में संपूर्ण समाजशास्त्रीय जो परंपरा है वो मुख्य रूप से इंग्लैंड से प्रभावित है। जो इंग्लैंड के अंदर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हुआ, सैद्धांतिक विचारधारा डेवलप हुई इंग्लैंड में, उससे प्रभावित। स्वाभाविक भी था ये, क्योंकि भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन था।
तो नेचुरली जो इंग्लैंड के अंदर जो चीजें थी उनको ही भारतवर्ष में फॉलो किया जाता था। तो समाजशास्त्र सैद्धांतिक विचारधारा जो प्रारंभिक थी उस समय इंग्लैंड से प्रभावित थी, और इंग्लैंड के अंदर जो सैद्धांतिक विचारधारा पनपी थी उससे भारतवर्ष का समाजशास्त्रीय चिंतन प्रभावित रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन अमेरिका की समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित होने लगा। ये दो भागों में बट गया ना। यहां भी ये आजादी से पूर्व इंग्लैंड से प्रभावित थी हमारी विचारधारा, और आजादी के बाद जो समाजशास्त्र की जो सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित हुई। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय, उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सन 1914 में प्रोफेसर पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में जो विभाग का गठन हुआ वहां से प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद सिलसिलेवार भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों के अंदर एक परंपरा ये चल पड़ी, एक चेन बन गई। सर्वप्रथम 1914 में, ध्यान दीजिए, पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हुई। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय और 1939 में पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। सन 1947 के बाद से समाजशास्त्र की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ने लगी और भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए अनेकों शोध संस्थानों की स्थापना भी की जाने लगी, जिसमें प्रमुख रूप से हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क्स लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस आगरा। ये प्रसिद्ध एक कह सकते हैं कि समाज सोशल साइंसेज के अंदर जो रिसर्च होती थी, खोज होती थी, अनुसंधान होते थे, उनके प्रसिद्ध संस्थान थे ये। तो ये तो था प्राचीन भारतवर्ष में समाजशास्त्र और स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद समाजशास्त्र। इस प्रकार से ये हमारे देश में स्थापित हुआ। भारत में समाजशास्त्र के विकास का इतिहास बहुत अधिक बड़ा नहीं है, बहुत छोटा होने के कारण इसके साथ साथ नए नए विचारों का प्रतिपादन भी होना शुरू हुआ। विद्वानों का एक वर्ग ये मानता कि पूर्णतः पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर ही भारतवर्ष में समाजशास्त्र का विकास हो सकता है। तो एक विद्वान ये मानते थे, बहुत से विद्वान ये मानते थे कि जो पश्चिम ने जो विचार दिए हैं उसी को आगे बढ़ाया जाए, जबकि ठीक विपरीत एक अन्य वर्ग के विद्वानों के द्वारा यह माना गया कि भारत में समाजशास्त्र का विकास पूर्णतः भारतीय संस्कृति और भारतीय आवश्यकताओं के आधार पर ही होना चाहिए। तो दो परस्पर विरोधी विचार होंगे शुरू से। एक वर्ग का यह मानना था कि पश्चिमी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, पश्चिमी जगत ने जो किया वो सही है, और एक विद्वानों का वर्ग ये मानता था जो शुद्ध रूप से स्वदेशी, कि भारतीय संस्कृति और भारतीय आवश्यकताओं के आधार पर ही इसका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी ये एक स्वतंत्र रूप से हमारे एक इंडिया के लिए प्रासंगिक होगा, ये शुद्ध रूप से देशी विषय। एक तीसरी विचारधारा भी हुई जो ये मानती थी कि इन दोनों का मिश्रण हो, यानी पश्चिमी विचारक भी और भारतीय विचारधाराओं का भी संतुलन करके, समन्वय स्थापित करके भारत में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भारत में एक तरह से समाजशास्त्र की नींव पड़ी। थैंक यू।